हेलो फ्रेंड्स, टेक एंड फाइनेंस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने एक नया सेशन और इस सेशन में हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे। ऑलरेडी हमारे चैनल में स्टॉक मार्केट संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, मोर देन 400 स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड। लेकिन इस सेशन को मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे बिगिनर्स है और मुझे हर रोज हंड्रेड्स मैसेजेस मिलते हैं, व्हाट्सएप मिलते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं पता होते। बेसिकली वो अलग प्रोफेशन में है, अलग बिजनेस है, स्कूल टीचर है, बहुत सारे बिगिनर्स है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये सेशन स्टॉक मार्केट कंप्लीट गाइड। गाइस, इस सेशन में इन्वेस्टिंग के बारे में मैं सारी चीजें बताऊंगा। इस सेशन में एक बिगिनर्स कैसे समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिंग होता क्या है, इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए एंड किस तरह शुरुआत किया जाते हैं। तो गाइस, आप अगर स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं एंड इन्वेस्टिंग करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को जंप मत कीजिए। अगर आपका कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। उन टॉपिक को मैं नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने वाला हूं, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो गाइस, चलिए जानते हैं इन्वेस्टिंग का फंडा क्या है, क्या बेनिफिट है एंड आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्वेस्टिंग हमको क्यों करना चाहिए। तो गाइस, चलिए एज्यूम करते हैं कि आप एक अलग प्रोफेशन में हैं एंड 50,000 पर मंथ आप कमाते हैं। आपका जो एज है 30 इयर्स है एंड आप रिटायर्ड होने वाले हैं 50 साल में। 50 जब आपका एज होगा 50 तो आप रिटायर्ड होने वाले हैं। आपका सैलरी 50 के पर मंथ मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। और यू स्पेंड करते हैं, जो आपका खर्च होगा, जो एक्सपेंडिचर है आपका, वो 30 के पर मंथ एंड सेविंग कर रहे हो आपका ओनली 20 के। सैलरी 50 है, स्पेंड 30 एंड सेविंग कर रहे हो 20K पर मंथ। ठीक है, ये आपका सिनारियो है। गाइस, आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, बेसिकली लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, वो जो अमाउंट बचते हैं एक्सपेंडिचर के बाद वो अमाउंट बैंक पर सेविंग अकाउंट बना के वहां पे रख देते हैं। और आपको पता होगा बैंक की सेविंग अकाउंट में 3 to 4% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, रिटायर्ड के बाद आपका कैसा हाल होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके बाद इन्वेस्टिंग करके आप कितना अमाउंट ले सकते हैं वो भी मैं आपको सेकंड सिनेरियो में बताऊंगा। तो गाइस, चलिए कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि यू हैव 20 इयर्स लेफ्ट टू रिटायर्ड। ओके, 20 साल मतलब आपका एज 30 है, 20 साल के बाद आप रिटायर्ड होंगे। योर सैलरी हाइक, ठीक है, पर ईयर सैलरी हाइक होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 50 है, नेक्स्ट साल 55 आ जाएगा, मतलब 10% पर ईयर हाइक करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज बाय 8% पर ईयर। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट के दौरान जो चीज आपको 100 में मिल रहा है अभी, वो नेक्स्ट ईयर आपको 108 रुपीज में खरीदना पड़ेगा। ठीक है, आपका सैलरी जैसे बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो 8% पर ईयर। एंड डोंट इंटेंड टू वर्क पोस्ट रिटायरमेंट, इसका मतलब कि 50 साल तक आप काम करना चाहते हैं। ओके, एंड योर एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। ठीक है, मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि योर एक्सपेंस आर फिक्स्ड, 30K पर मंथ आप स्पेंड करेंगे एंड 20K पर मंथ इन सेविंग बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट करेंगे, सेव करेंगे। तो चलिए आप कुछ मैथ कैलकुलेट करते हैं कि आप 20 साल के बाद कितना अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे 20K पर मंथ सेविंग अकाउंट में रख के। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ईयर अर्न, ठीक है, फर्स्ट ईयर अर्न कितना करेंगे आप, 50 टोटल। 50 आपका सैलरी है एंड 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 लाख हो रहा है। फर्स्ट ईयर एक्सपेंस, जो एक्सपेंस हो रहा है 30,000 मल्टीप्लाई 12 सो 3,60,000 एंड सेविंग हो रहा है 20 मल्टीप्लाई 12 सो 2,40,000। तो ये हो गया सिनेरियो एक साल की। सेकेंड ईयर सैलरी आपका हाइक हो रहा है, ठीक है, 10% ऑफ 6 लाख, तो सैलरी होगा 6,60,000। सेकेंड ईयर एक्सपेंस हाइक 8% ऑफ 360। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ईयर सैलरी आपका हाइक हो गया, इंक्रीज हो गया, 6 लाख था, अभी 6,60,000 हो गया, 10% यहाँ पे इंक्रीज हो गया। एज यूजुअल आपका एक्सपेंस भी हाइक होगा 8%, जो मैंने पॉइंट आउट किया था पहले। अगर 8% आपका एक्सपेंस हाइक होते हैं तो एक साल बाद आपका एक्सपेंस होगा, पहला साल था 360, तो 360 के 8% 3,88,880। तो ये हो गया सेकेंड ईयर एक्सपेंस। तो इस तरह इंक्रीज होता जाएगा पर ईयर। ओके, तो गाइस, चलिए एक टेबल में बनाता हूं, 20 ईयर का एक टेबल। ठीक है, ईयर्स, इनकम, एक्सपेंस कॉलम एंड यहाँ पे कैश सेविंग। ठीक है, जो सेविंग आप कर रहे हो। पहला साल देखिए आपका इनकम था 6 लाख, एक्सपेंस हो गया आपका 3,60,000 एंड कैश सेविंग्स कर रहे हो आप 2,40,000
आपकी कैश सेविंग्स कर रहे हो। सेकेंड ईयर देखिए 10% आपका हाइक हो गया 6,60,000 एंड एक्सपेंस भी 8% हाइक होकर यहाँ पे हो रहा है 3,88,800 एंड देन आप सेविंग कर रहे हो। सेविंग मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस जो कि 2,71,200। नेक्स्ट ईयर यानी थर्ड ईयर में आपका सैलरी 10% हाइक होकर हो रहा है 7,26,000। ओके, एज यूजुअल एक्सपेंस भी 8% हाइक होकर हो रहा है यहाँ पे 4,19,904। ओके, और कैश सेविंग आप देख सकते हैं 3,06,000। तो गाइज इस तरह सैलरी हाइक 10% एंड एक्सपेंस हाइक ऑल्सो 8%। इस तरह 20 ईयर्स में जब आपका एज 50 होगा मतलब 20 ईयर्स के बाद आपका टोटल जो इनकम है वो हो गया 366,9,545। ओके, ये हो गया टोटल इनकम। एक्सपेंस हो रहा है 155,3652 एंड कैश सेविंग्स जो कर रहे हो आप वो है 211,5893। देखिए यहाँ पे हर साल की यहाँ पे कैलकुलेशंस मौजूद हैं। अगर ये जो कैश सेविंग्स है इनको टोटल करें, ठीक है, टोटल करें तो टोटल जो कैश सेविंग होगा आपके पास 17890,693। ठीक है, ये जो लास्ट वाला कॉलम है कैश सेविंग्स सारे कुछ हटा के तो सिंपल ये जो कैश सेविंग्स है ये आपके पास होगा जब आप 50 साल में रिटायर्ड करेंगे, ये आपके पास होगा। ठीक है, तो टोटल कैश सेविंग आपके पास आपके हैंड में आएगा 1,78,90,693 विदाउट इन्वेस्टिंग गाइस। ठीक है, आप इन्वेस्ट नहीं किया है, 20,000 पर मंथ सेविंग करके आपको इस तरह एक्यूमुलेट एक अमाउंट आपको मिलेगा 50 साल में। तो 50 साल के बाद आप कोई काम नहीं करना चाहते, सिंपल आराम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनकम तो बंद हो गया। ठीक है, इनकम बंद हो गया लेकिन एक्सपेंस जो है एक्सपेंस विल हाइक 8% पर ईयर। एक्सपेंस तो ग्रो करेगा। ठीक है, यहाँ पे 8% जो चीज आज मिल रहा है वो नेक्स्ट ईयर आपको 8% ज्यादा भाव पर आपको लेना पड़ेगा। जब आप 51 का होंगे तब चीज का प्राइस बढ़ेगा, फिर 52 का और 8%। सो गाइज यू कैन सर्वाइव विद दिस अमाउंट। ओके, 1,70 लाख अमाउंट से रफली 8 to 10 ईयर्स आप अपना पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। ओनली 10 साल गाइस। ठीक है, क्योंकि इनकम यहाँ पे बंद हो गया, आप काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ जो अमाउंट है 1,70 लाख उस अमाउंट से रफली 8 to 10 साल आप जी सकते हैं अच्छे से। तो गाइस ये था एक बंदा, जैसे एज्यूम कर लेते हैं रमेश, ये बिल्कुल प्रॉपर सिस्टेमेटिक तरीका से सेविंग्स किया है, इन्वेस्टिंग नहीं किया है, विदाउट इन्वेस्टिंग सिनारियो में बता रहा हूं। ओके, प्रॉपर सेविंग किए हैं 20K करके पर मंथ, प्रॉपर सेविंग्स किए हैं, सेविंग्स करके 50 साल में यानी 20 ईयर्स लेटर 1,78 लाख इकट्ठा किया है, जो काफी नहीं है पोस्ट रिटायर्ड लाइफ अच्छी तरह जीने के लिए। तो गाइस चलिए ये था एक सिनारियो। आप देखते हैं जो अमाउंट आप सेविंग कर रहे थे वो अमाउंट आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, 20K करके आपने सेविंग कर रहे थे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आप सेविंग करेंगे, रिटर्न मिलेंगे आपको 20K पर मंथ। गाइस जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में लास्ट 15 साल में 14 to 15% की गारंटीड रिटर्न दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग जब वो डिस्क्लेमर देखते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो अब स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन अगर लास्ट 15 साल की परफॉर्मेंस अगर देखे तो मार्केट यहाँ पे 14 to 15% रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पे मैं एक रिटर्न एज्यूम करूंगा जो कि 12% पर ईयर। ओके, आपकी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 20K पर मंथ, वहां पे 12% करके पर ईयर आपको रिटर्न मिल रहा है, CAGR रिटर्न। ओके, कंपाउंडिंग जो रिटर्न्स होते हैं। ओके, बाकी सारे कंडीशंस बिल्कुल सेम है। ओके, तो चलिए लेट्स मेक ए टेबल। तो एज यूजुअल यहाँ पे ईयर्स की कॉलम, देन इनकम, एक्सपेंस, इन्वेस्ट। ठीक है, जो आप सेविंग कर रहे थे इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट पे आपका 12% CAGR रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, और रिटर्न मिलने के बाद जो अमाउंट हो रहा है वो अमाउंट फाइनल। ओके, तो पहला साल आपका इनकम हो रहा है 6 लाख, एक्सपेंस हो रहा है 3,60,000 और इन्वेस्ट हो रहा है 2,40,000। यहाँ पे देखिए 2,40,000 जो हो रहे हैं, क्योंकि आपका एज जब 50 होगा तब तो आप विथड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये 19 साल तक इन्वेस्ट रहेगा। ठीक है, 19 साल तक मार्केट में इन्वेस्ट रहेगा। तो 19 साल तक 12% CAGR रिटर्न अगर मिले तो ये अमाउंट बन के होगा 206,7063। ठीक है, मैं सिनारियो आपको बता रहा हूं, जस्ट फॉलो कीजिए। तो 2,40,000 था
तो अभी यहाँ पे देखिए 19 साल के बाद ये जो अमाउंट पहला साल मैंने डाला था 2,40,000, वो 19 साल के बाद हो जाएगा 20,67,063 रुपीज। कैसे? देखिए यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक दिखा रहा हूँ, कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, देखिए 240 के 12% रिटर्न अगर मिले तो कितना होगा? सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह, 240,00 मल्टीप्लाई 12 एंड 100। ओके, सो 28,800 की इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट प्लस 240,000, सो 268,800 हो रहा है। ठीक है, फिर वो जो टोटल कैपिटल है 26880, वो अमाउंट इन्वेस्ट होगा। तो ये जो कैपिटल है 268,800 ये फिर से इन्वेस्ट होगा। 1 ईयर इन्वेस्ट होने के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा उनकी टोटल मिला के फिर नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस तरह टोटल यहाँ पे 20,67,063 यहाँ पे आ जाएगा 19 साल में, क्योंकि पहला जो इन्वेस्टमेंट है 2,40,000 उनको 20 साल की टाइम पीरियड मिलेगा। नेक्स्ट ईयर देख लीजिए, तो चलिए नेक्स्ट साल जो है 6,600 इनकम। ठीक है, तो एक्सपेंस हो रहा है 388 एंड इन्वेस्ट हो रहा है 271,200। ओके, एंड ये जो अमाउंट है ये 18 साल करेगा, क्योंकि ये 1 साल के बाद इन्वेस्ट हो रहा है, तो इनको टाइम पीरियड मिलेगा 18 साल। तो ये अमाउंट 18 साल 12% CAGR रिटर्न अगर इनको मिल जाए तो 18 साल बाद जो अमाउंट होगा 285519। तो गाइस इस तरह आफ्टर 20 इयर्स, देखिए यहाँ पे जब 20 साल आपका पूरा हो रहा है, वो टोटल जो इनकम होगा आपका 3669545 1 साल का इनकम, एक्सपेंस होगा 1553652 एंड इन्वेस्ट आप कर रहे हो 2115893। ठीक है, लास्ट साल में। लेकिन देखिए लास्ट साल में जो इन्वेस्ट कर रहे हो उनके कोई रिटर्न नहीं है, क्योंकि जिस साल आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे रिटर्न कहां से मिलेगा? आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो 2115893 ये हो गया। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये जो देखिए 12% रिटर्न मिलने के बाद जो अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वो एक्यूमुलेट अगर करिए 50 साल में जब आप रिटायर होंगे तो टोटल कैश इन योर हैंड 426,95771 ये रकम आपके हाथ में होगा। ये हो रहा है 4,26,95,771 रुपीज। तो गाइस विदाउट इन्वेस्टिंग कितना था? वो था 1.7 करोड़, मतलब 1 करोड़ 78 लाख, एंड अभी आपको मिल रहा है 4 करोड़ 26 लाख। सो गाइस क्लियरली आपको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो आप अगर आपकी पैसा को ऐसी सेविंग अकाउंट में रख देंगे तो गाइस 1.7 करोड़ लेकर आपको खुश होना पड़ेगा, तो अब आप पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ अच्छी तरह जी नहीं पाएंगे। एंड गाइस स्टॉक मार्केट में आप अगर सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर एक मॉडरेट रिटर्न, जो कि 12% एक मॉडरेट रिटर्न ही है, ये कोई अच्छा रिटर्न नहीं है, तो एक मॉडरेट रिटर्न अगर आपको मिल जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.2 करोड़। तो गाइस क्लियरली इस अमाउंट के साथ आप पोस्ट रिटायरमेंट के बाद और 25-30 साल आप इस अमाउंट से अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। इतनी बड़ी रकम 50 साल के बाद जब आपको मिलेगा तो आप उस अमाउंट को SWP सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे एंड पर मंथ आपको एक कैपिटल आपकी सेविंग बैंक अकाउंट में विथड्रॉ होता रहेगा और आप उन अमाउंट से अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप फुली कन्विंस्ड हो चुके हैं। एक्चुअली मैं अगर बताऊं तो रीजंस टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे, आपको आज ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना क्यों चाहिए। गाइस आपको पता होगा जो कि मैंने बताया था 8% करके पर ईयर चीजों के भाव यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपको इन्फ्लेशन से बीट करना है तो आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, जो चीज आज आपको, जैसे कि ऑनियन की बात कर लीजिए, जैसे कि अभी 50 में मिल रहा है 50 पर किलो, लेकिन नेक्स्ट साल आप अगर 50 रुपीज आपके पॉकेट में रख देंगे या नेक्स्ट साल आप उम्मीद करेंगे 1 केजी प्याज में इस 50 से खरीद लूंगा, ऐसा नहीं होगा। 1 साल बाद उस प्याज का भाव 10 रुपीज बढ़ के 60 रुपीज पर किलोग्राम हो जाएगा। तो अब आपकी पॉकेट में जो 50 रुपीज है उनमें से आप नहीं खरीद पाएंगे। उस अमाउंट आप अगर इन्वेस्टिंग करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट में आप अगर 20% रिटर्न आपका मिल जाए तो अब आप जाके 1 केजी प्याज खरीद सकते हो। तो फाइट इन्फ्लेशन, ये पहला रीजन है। सेकेंड, क्रिएट वेल्थ। गाइस आप अगर अमीर होना चाहते हैं, वेल्थ बनना चाहते हैं,
तो सिंपल गाइस, स्टॉक मार्केट एक जरिया है जहां पे आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फैसिलिटी ले सकते हो एंड अमीर बन सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लॉन्ग टर्म में आप अमीर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है, लाइफ फाइनेंशियल एस्पिरेशन। एक अच्छा सा कार चाहिए, बंगलो चाहिए, या फिर वैकेशन प्लान है, तो उनके लिए भी आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो गाइस, ये जो 3 रीजन है, आप अगर फुलफिल करना चाहते हैं तो सिंपल आज से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, शुरू तो करना चाहता हूं, करे तो कैसे करे। अभी तो जस्ट मैंने बताया शुरू क्यों करना चाहिए। उम्मीद करता हूं होपफुली आप कन्विंस्ड हो चुके हैं। आप बात आते हैं व्हेयर टू इन्वेस्ट, हाउ मच रिटर्न विल आई गेट। ठीक है, कितना रिटर्न मुझे मिलेगा और कहां से इन्वेस्टमेंट करो, ये सवाल तो आते ही है। देखिए, ऐसे तो मैंने जस्ट शुरुआत किया हूं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं जस्ट छोटा सा एक इंट्रो दे रहा हूं। अगर आप ये एग्जांपल देखकर ही ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड वीडियो भी मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप, तो वो देख लीजिए। ठीक है, अदरवाइज वीडियोस को फॉलो करते रहिए एंड कंप्लीट नॉलेज होने के बाद ही आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। तो गाइस, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन करे तो कहां पे करें। गाइस, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने की ऑप्शंस है। फर्स्ट, चूज एप्रोप्रिएट एसेट which match your risk profile. There are 4 types of investment option available. Okay, 4 types of investment option मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। एक है फिक्स्ड इनकम, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है रियल एस्टेट एंड 4 है गोल्ड। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपकी हार्ड अर्न जो मनी है, एक्सपेंस के बाद जो बच रहा है पर मंथ, वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। 4 ऑप्शन मैंने बताया। ठीक है, ये होता क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गाइस, आप अगर इफ यू टेक मोर रिस्क, ठीक है, मोर रिस्क आप कब लेंगे, जब आप मोर रिटर्न की उम्मीद करेंगे। मोर रिस्क किसको लेना चाहिए, जिसकी एज 30 है और 32 है, 35 के कम है, उनको थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छा सा रिटर्न मिले, मोर रिटर्न की अगर आपको उम्मीद है। लेकिन आप अगर सेफ खेलना चाहते हैं कि ज्यादा रिटर्न की जरूरत नहीं है, मॉडरेट रिटर्न चलेगा, तो उनके लिए भी अलग एसेट क्लास है। ठीक है, ज्यादा रिस्क तो उनके लिए अलग, कम रिस्क तो उनके लिए अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जैसे कि पहला जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैंने बताया, फिक्स डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट। गाइस, अगर आप लिमिटेड रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको लिमिटेड रिटर्न भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप रिस्क कम लेंगे एंड रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। इट्स नॉट ए टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट जो है वो टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो रिटर्न आपको मिलेगा वहां पे भी टैक्स, TDS लग जाएगा। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन है, ठीक है, वो है बैंक फिक्स डिपॉजिट। बैंक पर जाके फिक्स डिपॉजिट FD करवा सकते हैं। बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बॉन्ड इशूड करते हैं गवर्नमेंट। बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसी जो होते हैं सच एज हुडको, NTPC, ये जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो भी बॉन्ड इशूड करते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बॉन्ड इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनी जैसे लाइक महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मुथूट फाइनेंस, वहां पे भी आप जो बॉन्ड इशूड करते हो वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फिक्स डिपॉजिट में रिस्क बिल्कुल कम है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट रिस्क है ही नहीं। ठीक है, रिस्क कम है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड रिटर्न है। पहले फिक्स्ड इनकम में आपको, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आपको 6 to 10%, मैक्सिमम 9 या 8 ही होते हैं, इतना ही रिटर्न आपको मिल जाएगा। ओके, एंड रिस्क इज लिमिटेड। ठीक है, रिस्क यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है। तो इफ यू वांट प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड सेम टाइम अर्न ए मॉडरेट रिटर्न, देन गो फॉर फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट। फिक्स डिपॉजिट इज ए कैपिटल गारंटी इन्वेस्टमेंट। ओके, तो आप अगर अपना कैपिटल को थोड़ा रिस्क फ्री होना चाहते हैं, ठीक है, कि आपका कैपिटल का कुछ नहीं हो, जितने भी टाइम पीरियड हो, तो आप ये फिक्स डिपॉजिट जो इंस्ट्रूमेंट है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में ही ज्यादातर जानेंगे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हम ट्रेडिंग करेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट तो इसमें ही है, तो इनके बारे में थोड़ा बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है रियल एस्टेट एंड गोल्ड। रियल एस्टेट जो होता है गाइस, रियल एस्टेट में जो ट्रांजेक्ट होते हैं बाइंग एंड सेलिंग कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल लैंड। ठीक है, जो लैंड होते हैं उनकी खरीदारी होते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन होते हैं। यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रेंटल इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट है उनकी ट्रांजेक्शन प्रोसीड्यूर इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स देन अदर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रियल एस्टेट में आप 1-2 लाख से जाके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल एक लैंड खरीदना होते हैं। ठीक है, तो कैश आउटले इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज क्वाइट लार्ज।
ओके, तो रियल एस्टेट जो है एक कॉम्प्लिकेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इनको अवॉइड करना ही बेसिक जो बंदा है उनके लिए बेहतर रहेगा। रियल एस्टेट में जो लैंड होते हैं, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल जो लैंड, उनकी ट्रांजैक्ट होते हैं। ट्रांजैक्ट मतलब बाइंग एंड सेलिंग होते हैं। तो इसकी कैश आउटले इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्वाइट लार्ज एंड ये आम आदमी के लिए अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। ओके, और इनकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो नॉट फिक्स्ड भी है, हार्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सभी के लिए नहीं है। ओके, अब आती है नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो है गोल्ड। गाइस, गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। गोल्ड भी अच्छा खासा रिटर्न देते हैं एंड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, सेफेस्ट। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लेस रिस्क है एंड मॉडरेट रिटर्न आपको मिल जाते हैं। इसकी जो रेट ऑफ रिटर्न है 7 to 8% रिटर्न हर साल दे देते हैं। ओके, गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। गाइस, आप देखिए किस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गोल्ड में। बिल्कुल क्या है ना, आप सिंपल जाके आप ज्वेलरी खरीद सकते हो, इन्वेस्ट इन ज्वेलरी, या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इशूड गोल्ड बॉन्ड्स, उनको खरीद सकते हैं। तो गाइस दैट्स इट, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बता दिया। ओके, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट। अब आते हैं फाइनली जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट। गाइस, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बाइंग ऑफ शेयर्स पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज। सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनियों की शेयर की खरीदारी होती है, कंपनियों की शेयर, ठीक है। कौन सी कंपनी, शेयर क्या है, वो सारे चीज हम स्टेप बाय स्टेप पता करेंगे। फिर भी कुछ कंफ्यूजन्स रह जाते हैं तो डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी ऑन कमेंट बॉक्स। देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होते हैं। इनके बारे में डिटेल्स में हम तो पता करेंगे, जहां पे एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे बता रहा हूँ। गाइस, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कंपनियों की शेयर की खरीदारी होती है, जो कंपनी एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। हमारे इंडिया में एक्सचेंज 2 है, एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सारे चीज के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होते हैं नो कैपिटल गारंटी, ठीक है। यहाँ पे सेबी, इनकी जो रेगुलेटर है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो रेगुलेट करते हैं स्टॉक मार्केट को, ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट 2 तरह की मैंने आपको बताया बेसिकली, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। ओके, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ठीक है। अगर देखें लास्ट 15 साल की, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो गारंटेड रिटर्न्स दिए हैं क्लोज टू 14 to 15%। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट भी है। अगर आप 360 डेज यानी 1 साल होल्ड करते हैं, ठीक है, और जो रिटर्न आपको मिलेगा उनमें से ओनली 10% टैक्स आपको लगेगा, जिनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। फर्स्ट 1 लाख रिटर्न आपको एग्जेम्प्ट होते हैं, मतलब अगर आप 1 लाख से कम या फिर 1 लाख रिटर्न कमाते हैं तो आपको कोई रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। 1 लाख से ज्यादा अगर होगा तब आपको 10% करके टैक्स लगेगा। हाँ, लेकिन और जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैंने बताया, वहां पे आपकी जितने भी रिटर्न हो उसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा। ओके, सो गाइस, इफ यू रेडी टू टेक मोर रिस्क फॉर मोर रिटर्न देन इन्वेस्ट इन इक्विटीज। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए जो ऑप्शंस आते हैं, स्टॉक मार्केट और एक म्यूचुअल फंड, ठीक है। 2 मैंने बता दिया। स्टॉक मार्केट के बारे में तो आगे हमने बात करेंगे। स्टॉक मार्केट कंप्लीट गाइड सेशन मैंने इसलिए स्टार्ट किया हूं। एंड दूसरा है म्यूचुअल फंड। गाइस, म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको जानना है, म्यूचुअल फंड किस तरह काम करते हैं, उनके लिए वीडियो ऑलरेडी मौजूद है हमारे चैनल में। तो उनकी लिंक, म्यूचुअल फंड किस तरह काम करते हैं, किस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उनकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिए। तो पहले तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, वो मैंने बताया। नेक्स्ट बताया कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें। आपने वहां से चूज कर लिया आपके हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आप 32, 35 या फिर 40 साल का है एंड आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट की एक मंत्र है जो कि वॉरेन बफेट जी ने कहा था, एक बास्केट में सभी अंडा मत रखिए। मतलब आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक ही प्रोडक्ट में, एक ही इंस्ट्रूमेंट में सारे पैसा मत डालिए। आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से पार्ट करके, डिवाइड करके, एलोकेशन करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग रेशियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिनको एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो क्या, चलिए एसेट एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट शुड हैव स्ट्रॉन्ग मिक्स ऑफ ऑल एसेट क्लासेस। ओके, सारे एसेट क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपका जो पोर्टफोलियो होगा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना,
तो उनको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहता है गाइस। ओके, जैसे कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपका इक्विटी होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम भी होना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर भी होना चाहिए, तीनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गाइस। मैं यहाँ पे रियल एस्टेट को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वहां पे आप 10 लाख 20 लाख से स्टार्ट नहीं कर सकते इन्वेस्टिंग, वहां पे थोड़ा ज्यादा कैपिटल की जरूरत होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक टेबल में बना रहा हूँ। एक है एज, परसेंटेज इन इक्विटी, परसेंटेज इन गोल्ड, परसेंटेज इन एफडी, कितना परसेंट आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इक्विटी, गोल्ड एंड एफडी में। एंड ये देखिए दो टाइप के पर्सन, एक है यंग प्रोफेशनल और एक रिटायर्ड पर्सन, मतलब जिनकी यंग प्रोफेशनल आप मान लीजिए एज 25 to 35 एंड रिटायर्ड पेंशन मतलब 50 से 60। दो तरह की इन्वेस्टर है और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टोटली कन्विंस हो चुके हैं। तो एसेट एलोकेशन उनको करना चाहिए। जितने भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करना है, तो देखिए ये जो यंग प्रोफेशनल है, परसेंटेज इन इक्विटी 70% इन्वेस्ट करना चाहिए उनको। जो यंग प्रोफेशनल है जिनकी एज 25 to 35, 70% इन इक्विटी एंड 10% गोल्ड एंड एफडी में 20%, एफडी में 20% इन्वेस्ट करना चाहिए, ये यंग प्रोफेशनल के लिए। एंड रिटायर्ड पर्सन के लिए, रिटायर्ड जो पेंशन है उनके लिए इक्विटी देखिए कम, क्योंकि ये टाइम नहीं दे पाएगा। आप अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका पैसा ग्रो करेगा, अच्छा सेज या रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये हो गया रिटायर्ड। 10% इन गोल्ड रिटायर्ड पर्सन के लिए एंड एफडी में 70%। तो गाइस यहाँ रिटायर्ड जो पर्सन है उनको एफडी में ही, बैंक एफडी में ही इन्वेस्ट करने की सलाह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के इन्वेस्टर है, उनके लिए जो एसेट एलोकेशन है वो मैंने यहाँ पे टेबल करके बता दिया। ओके, तो यहाँ तक भी हमने देख लिया कि इन्वेस्टमेंट एलोकेशन किस तरह करना चाहिए। हे गाइस, यहाँ तक हमने देख लिया कि 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड एसेट एलोकेशंस। आपके एज के अनुसार कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो मैंने यहाँ पे बता दिया। आपको ऑलरेडी पता चल गया कि अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स की जरूरत है, ज्यादा रिटर्न चाहिए, ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी मार्केट। यहाँ तक मैंने 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कवर कर लिया। अब बेसिकली स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी मार्केट के बारे में बात करेंगे, हाउ इक्विटी मार्केट इकोसिस्टम वर्क्स। तो यहाँ पे गाइस मैंने बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या होते हैं, सुपर मार्केट या स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है, सुपर मार्केट में हम शॉप आवर डेली नीड्स, हमारे नित्य प्रयोजनीय द्रव्यों की खरीदारी होते हैं। एज यूजुअल यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्ट कंपनियों की शेयर, स्टॉक मार्केट में कंपनियों की शेयर की खरीदारी होते हैं। गाइस शेयर क्या होता है वो हम अभी बताएंगे। शेयर यानी कंपनियों की हिस्सा, कंपनियों की पार्ट की खरीदारी होते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट है, सुपर मार्केट में गुड्स बाइंग एंड सेलिंग होते हैं। ओके, नोट कीजिए। एंड स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग होते हैं, कंपनियों की शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होते हैं। सुपर मार्केट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म, सुपर मार्केट फिजिकल फॉर्म में आपको मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप शॉप से खरीदारी कर सकते हो आपकी डेली नीड्स को। ओके, लेकिन स्टॉक मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकली फॉर्म, फिजिकली फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू कंप्यूटर एंड मोबाइल, यू कैन शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग। ओके, आप अपने मोबाइल एंड कंप्यूटर के थ्रू आसानी से कंपनियों की शेयर की खरीदारी कर सकते हैं, कंपनियों की हिस्से की खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट को कंपेयर करके मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में कंपनियों की शेयर की खरीदारी करते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया। इस तरह बड़ी कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाते हैं और उस हिस्से को हम खरीदते हैं। ओके, स्टॉक मार्केट में। तो गाइस आपके माइंड में एक सवाल आ रहा है कि सुपर मार्केट में तो हम डेली नीड्स खरीदारी करते हैं, लेकिन व्हाट इज ट्रांजैक्ट इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में क्या खरीदारी होते हैं। गाइस स्टॉक मार्केट में शेयर्स यानी स्टॉक की खरीदारी होती है, कंपनियों की हिस्से की। ओके, तो देखिए एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज होते हैं, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज। हमारे इंडिया में 2 बड़ी एक्सचेंज है, एक है एनएससी एंड दूसरा है बीएसई। इनके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप उन्हीं कंपनियों की शेयर्स की खरीदारी कर सकते हैं जिन कंपनी एनएससी या फिर बीएसई, ये दोनों एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। ठीक है, तो आप सारी कंपनी की शेयर्स की खरीदारी नहीं कर सकते। कौन सी कंपनी? जो कंपनी एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। और इंडिया की टॉप जो 2 एक्सचेंज है वो है एनएससी एंड दूसरा है बीएसई। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई
यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया है कंपनियों की हिस्से की खरीदारी होते हैं। कौन सी कंपनियों की? जो कंपनी एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। कौन सी एक्सचेंज? इंडिया की दो बड़ी एक्सचेंज है, एनएसई एंड बीएसई। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी लिस्टेड होते हैं उनकी शेयर की खरीदारी होते हैं। अब क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाउ कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट, किस तरह लिस्टेड होते हैं, कौन सी कंपनी लिस्टेड होते हैं, क्या प्रोसीड्यूर है जिनके माध्यम से कंपनी लिस्टेड होते हैं, एंड सबसे बड़ी बात, कंपनी उनके हिस्से को क्यों शेयर करते हैं पब्लिक के साथ। गाइस, ये जो कंपनी है वो कंपनी लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में थ्रू आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। Once company listed in stock exchange, then you can transact of this company share. एक बार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाए, उसके बाद आप अपना मोबाइल से, अपना पीसी से, अपना ट्रेडिंग टर्मिनल पे लॉगिन करके आसानी से शेयर की खरीदारी कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। तो ये जो आईपीओ प्रोसेस है, थ्रू आईपीओ के माध्यम से कंपनी लिस्टेड होते हैं, इस आईपीओ की प्रोसेस के बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा इस। तो गाइस चलिए आईपीओ के बारे में विस्तार से बताने से पहले, आईपीओ के बारे में भी, आईपीओ टोटल एक बिग प्रोसेस है जिनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले गाइस मैं आपको मार्केट पार्टिसिपेंट के बारे में बताना चाहूंगा। ओके, मार्केट पार्टिसिपेंट, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? जैसे कि हम कस्टमर होते हैं, खरीदारी करते हैं, एज यूजुअल वहां पे शॉपकीपर होते हैं, डीलर होते हैं, एक सिस्टम में काम होते हैं। सेम एज यूजुअल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में भी पार्टिसिपेंट होते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। मार्केट पार्टिसिपेंट मतलब एनीवन हु ट्रांजैक्ट इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट पार्टिसिपेंट। मार्केट पार्टिसिपेंट क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। ओके, यहाँ पे बेसिकली 5 टाइप्स की मार्केट पार्टिसिपेंट है, उनके बारे में हम बात करेंगे अभी। एक पहला हो गया डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स। गाइस, डोमेस्टिक रिटेल जो पार्टिसिपेंट है वो पीपल लाइक यू एंड मी, हमारे जैसे जो ट्रेडर होते हैं, क्लाइंट होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनको डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। सेकेंड हो गया एनआरआई एंड ओसीआई। एनआरआई एंड ओसीआई पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन बेस्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो इंडिया की बंदा है लेकिन इंडिया की आउटसाइड में, मतलब अलग कंट्री में रहते हैं, वो लोग भी यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, तो उनको एनआरआई एंड ओसीआई कहते हैं। तो दो मैंने बता दिया। थर्ड जो पार्टिसिपेंट है वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब लार्ज कॉर्पोरेट एंटिटीज बेस्ड इन इंडिया। हमारे इंडिया की लार्ज जो कॉर्पोरेट है उनको कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। ओके, जैसे कि एलआईसी ऑफ इंडिया हो गया, एक लार्ज इंस्टीट्यूशंस, तो उनको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, मतलब हमारे देश की बड़ी इंस्टीट्यूशंस, बड़ी कॉर्पोरेट। गाइस, नेक्स्ट जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी। गाइस, म्यूचुअल फंड जो हाउस होते हैं ना, दीज आर म्यूचुअल फंड कंपनी। ओके, जैसे कि लाइक एसबीआई एमएफ, एचडीएफसी एमएफ, ये सारे जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये लोग भी मार्केट में ट्रांजैक्ट करते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स खरीदते हैं, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमारे से पैसा कलेक्ट करते हैं एंड स्टॉक मार्केट में ही शेयर की खरीदारी करते हैं, शेयर की ट्रांजैक्ट करते हैं। तो ये हो गया एक मार्केट पार्टिसिपेंट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। नेक्स्ट जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफआई, नॉन इंडियन कॉर्पोरेट। जैसे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मैंने कहा था वो इंडियन कॉर्पोरेट था, लेकिन यहाँ पे फॉरेन इंडियन कॉर्पोरेट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, नॉन इंडियन कॉर्पोरेट, फॉरेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, हेज फंड्स, इस तरह की कॉर्पोरेट को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 5 जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, मार्केट में हिस्सा लेते हैं, शेयर की खरीदारी करते हैं, वो मैंने यहाँ पे बता दिया, मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ओके, तो यहाँ पे जो ऑल टाइप्स की मार्केट पार्टिसिपेंट है उनकी एजेंडा क्या है? एजेंडा बिल्कुल सेम है, टू मेक प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शंस, टू मेक मनी। सभी लोग चाहते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शन करो, कम पैसे में शेयर खरीद में, ज्यादा पैसे में ज्यादा भाव पर बेचो, सभी का यही एजेंडा होते हैं, मोटो होते हैं। ओके, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स यानी मार्केट में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं वो मैंने यहाँ पे बताया। दोस्तों, स्टॉक मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा बिजनेस है। ओके, तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही नहीं चलते, इनको रेगुलेट करना पड़ता है। तो इनकी रेगुलेशन एंड रेगुलेटर कौन है? जैसे कि हमारे बैंक है, सारी एसबीआई, एचडीएफसी, सारे जो बैंक्स हैं उनको रेगुलेट कौन करते हैं? आरबीआई, रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया।
As usual, stock market needs someone who can set the rules of the game and force market participants to stick to the rules. मतलब स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे रूल्स हैं जो रेगुलेटर सेट करते हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट को उन सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो कौन है ये रेगुलेटर, कौन स्टॉक मार्केट को चलाते हैं? तो ये रेगुलेटर का नाम है सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, इसकी फुल फॉर्म्स मैंने बता दिया। इनकी वेबसाइट, जो मेन वेबसाइट है, इनको भी विजिट कर सकते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे सेबी का रूल क्या होती है, सेबी किस तरह मार्केट को रेगुलेट करते हैं। सेबी इंश्योर्स करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब बीएसई एंड एनएसई, मैंने पहले ही बताया, कॉन्डक्टेड बिजनेस फेयरली। जो एक्सचेंज होते हैं वो उनकी बिजनेस सही तरीका से करे। स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स कॉन्डक्ट देयर बिजनेस फेयरली। जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं जैसे कि जीरोधा, आप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग और भी जो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारे ब्रोकर्स की लिंक मिल जाएगा जिनके थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी फ्री अकाउंट ओपनिंग चल रहा है तो चेकआउट कर सकते हैं गाइस। तो स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर उनकी बिजनेस को फेयर तरीका से करें एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स डोंट गेट इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिसेस। मार्केट पार्टिसिपेंट, जो मैंने 5 तरह की मार्केट पार्टिसिपेंट्स दिखाया, वो डोंट गेट इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट डोंट यूज द मार्केट्स टू अनड्यूली बेनिफिट देमसेल्व्स। लार्ज इन्वेस्टर जो है, जो बहुत सारे कैश पाइल करके मार्केट को मैनिपुलेट ना करें, उनके बारे में भी ख्याल रखते हैं सेबी। एंड नेक्स्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स। तो सेबी का मेन जो मोटो होते हैं, एजेंडा होते हैं कि ओवरऑल मार्केट की डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको गलत कुछ नहीं मिलेगा, ट्रांसपेरेंट मिलेगा। मतलब किसी भी स्टॉक्स की जो भाव है, जो आप यहाँ पे भी देख रहे हो कोलकाता में, वो आपको लंदन में भी सेम दिखेगा और आप सही तरीका से ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। बहुत ही ट्रांसपेरेंट काम होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो गाइस, मैंने यहाँ पे रेगुलेटर को बताया, रेगुलेटर जो कि सेबी, तो रेगुलेटर बता दिया एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स बता दिया, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी मार्केट को, स्टॉक मार्केट इस तरह ऑपरेट नहीं किया जाता, तो इनके लिए कुछ ऑपरेटिंग एंटिटीज हैं जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं। तो हमारे पास पहला जो ऑपरेटर है वो है डिपोजिटरी, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट अलग था, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट में ट्रांजैक्ट करते हैं। ये जो मैंने बताने जा रहा हूँ एक एक करके, ये है मार्केट ऑपरेटर, जिनके माध्यम से टोटल स्टॉक मार्केट ऑपरेट होते हैं, रेगुलेट करते हैं सेबी। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ जो पहला ऑपरेटर है, वो जो एंटिटीज है, वो है डिपोजिटरी। When you buy the shares, this share sit in your depository account called as डीमेट अकाउंट। ओके, जब आप कंपनी की शेयर्स की बाई करते हैं, ओके, तो अब डिपोजिटरी के पास रहता है। डिपोजिटरी अकाउंट उनको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीमेट अकाउंट कहते हैं। ओके, इस डीमेट अकाउंट किस तरह ओपन होते हैं, टोटल प्रोसेस क्या है, आप किस तरह ओपन करके कंपनी की शेयर खरीदारी कर पाएंगे, सारे चीजें मैं बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिए और ये जो प्लेलिस्ट है इनको फॉलो करते रहिए। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के बारे में हर चीज में इस सेशन में, इस प्लेलिस्ट में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। इंडिया में बेसिकली 2 डिपोजिटरी हैं। एक है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी सीडीएसएल एंड दूसरा है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ओके, जो है एनएसडीएल। ओके, तो ये 2 डिपोजिटरी हैं जहां पे हमारे शेयर रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हमारे शेयर डिपॉजिट होते हैं। जब आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से शेयर खरीदते हैं तो वो डिपोजिटरी अकाउंट में रहते हैं। शेयर की खरीदारी की प्रोसेस क्या है, किस तरह ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं लाइव दिखाऊंगा। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने डिपोजिटरी बता दिया। तो एक्चुअली डिपोजिटरी एक्ट लाइक ए वॉल्ट फॉर द शेयर्स दैट यू बाय। ओके, जो आप शेयर खरीद रहे हो वो शेयर होल्ड करते हैं डिपोजिटरी। तो मेन जॉब ऑफ डिपोजिटरीज इज टू सेव, कीप सिक्योरिटीज एंड सेटलमेंट अगेंस्ट ऑल द क्लाइंट ट्रांजेक्शन। जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो खरीदारी करते हैं, उनकी ट्रांजेक्शन को सेव रखना ही डिपोजिटरी की काम है। तो गाइस, पहला जो ऑपरेटर है डिपोजिटरी, वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सेकेंड जो ऑपरेटर है, वो है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। ओके, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बेसिकली डिपोजिटरी जो होते हैं, डिपोजिटरी आर नॉट क्लाइंट फेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ डिपोजिटरी। मतलब आप एक इन्वेस्टर है, आपकी शेयर होल्ड होते हैं डिपोजिटरी में, लेकिन आप डायरेक्ट एनएसडीएल एंड सीडीएसएल जो डिपोजिटरी है, वहां पे आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो डिपोजिटरी आर नॉट क्लाइंट फेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके लिए आते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक अकाउंट ओपन करके हम कंपनियों की शेयर की खरीद सकते हैं। तो हम अकाउंट ओपन कहां पे करेंगे,
जो क्लाइंट फेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, जिनको स्टॉक ब्रोकर भी कहते हैं। स्टॉक ब्रोकर या डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट सेम होते हैं, जैसे कि जीरोधा, आप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, एलिस ब्लू, ये सारे जो स्टॉक ब्रोकर है इनको मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक्सचेंज पर भी नहीं जाएंगे, डिपोजिटरी पर भी नहीं जाएंगे, आपको डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ कांटेक्ट करना है एंड आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है। और डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल ऑनलाइन 10 मिनट के अंदर ही आपका अकाउंट ओपन हो जाते हैं। किस तरह अकाउंट ओपन होते हैं उनकी लाइव वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो डीपी होते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, जिनको हम डीपी कहते हैं, ये रजिस्टर एज ए मेंबर ऑफ डिपोजिटरी। तो डिपोजिटरी में एक मेंबर के तौर पे वो रजिस्टर होते हैं। तो डीपी एज एन एजेंट टू द डिपोजिटरी लाइक जीरोधा, आप स्टॉक्स, एसबीआई सिक्योरिटीज आर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। ओके, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया डिपोजिटरी एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, दो मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है बैंक्स। गाइस, आपको डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए एक बैंक को लिंक करना होते हैं, मतलब फंड ट्रांजैक्शन करने के लिए। जिस बैंक अकाउंट के थ्रू आप फंड्स को ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करेंगे एंड शेयर की खरीदारी करेंगे, और जब आप शेयर को सेल करेंगे, जो पैसा आएगा उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं। तो उनके लिए एक बैंक अकाउंट भी ऐड करना होते हैं। यू कैन ऐड 5 बैंक अकाउंट विथ योर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, मैक्सिमम 5 बैंक अकाउंट को आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक करवाना चाहते हैं फॉर फंड्स ऐड टू योर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में फंड्स ऐड करने के लिए मैक्सिमम 5 बैंक अकाउंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। बट फॉर विथड्रॉ फ्रॉम योर ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन जब आप विथड्रॉ करेंगे ना, तो विथड्रॉ करने के लिए ओनली जो प्राइमरी अकाउंट होगा, जो आप डीमेट अकाउंट ओपनिंग के टाइम एक बैंक डिटेल्स देना होता है, जो डिटेल्स आप देंगे वही बैंक अकाउंट्स के माध्यम से आप अपना फंड्स को विथड्रॉ कर पाएंगे। देखिए, अभी कोई जार्गन, कोई टर्म्स मैंने यूज किया, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, उनके बारे में भी मैंने अभी एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट बने रहिए। अभी मैं जस्ट ऑपरेटर बता रहा हूं। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। ठीक है, ट्रांजेक्ट तो होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्ट है, तो इनको क्लियर करना भी जरूरी होते हैं। ठीक है, अगर फिजिकली होता तो वहां पे शॉपकीपर क्या करते हैं, आपके खाते निकलते हैं एंड वहां पे कैलकुलेशंस करके क्लियरिंग कर देते हैं आपका सारे कुछ। तो यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट में भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं। तो यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस जो होते हैं, इनके जो बेसिकली काम होते हैं, बेसिकली रोल जो होते हैं मार्केट में, वो है आइडेंटिफाई द बायर एंड सेलर एंड मैच द डेबिट एंड क्रेडिट्स। मैं अभी एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, अभी जस्ट उनकी जो रोल है वो मैं बता रहा हूं। तो आइडेंटिफाई द बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी ट्रांजेक्ट को कंप्लीट करने में सहायता करते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस इस बात में भी ध्यान रखते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंश्योर्स देयर आर नो डिफॉल्ट्स बाय आइदर पार्टी। ओके, यहाँ पे बायर्स एंड सेलर किसी भी पार्टी यहाँ पे डिफॉल्ट ना करे, उनमें भी ध्यान देते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। तो यहाँ पे जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस है, उनका जो काम है, रोल है, इंश्योर गारंटेड सेटलमेंट ऑफ योर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट ग्रांटेड होते हैं थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। 2 टाइप्स ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस है यहाँ। वन है NSCCL, जो कि नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NSCCL, एंड दूसरा है ICCL, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, 2 टाइप्स की क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। अभी मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं इनकी जो रोल होते हैं मार्केट में। देखिए, राम है एंड सैम, 2 यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो मैंने पहले ही बताया था। ओके, ये राम जो है, राम बाय करना चाहते हैं 1 शेयर ऑफ बायोकॉन। बायोकॉन की जो शेयर प्राइस है अभी चल रहा है 615 पर शेयर, एक शेयर की भाव है 615। तो ये जो कंपनी है ये है बायोकॉन, और बायोकॉन की एक शेयर प्राइस है 615। ये जो प्राइस है, ये प्राइस किस तरह क्रिएट होते हैं, क्यों बढ़ते हैं घटते हैं, सारी चीजें आगे एक्सप्लेन होंगे, बने रहिए। अभी मैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की जो काम है वो बता रहा हूँ। राम बायर है, एक शेयर खरीदना चाहते हैं 615 में, एंड सेम सेलर है, सेम के डीमेट में ये पहले से है और वो सेल करना चाहते हैं। तो बोथ जो पार्टिसिपेंट है वो उनकी डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से ट्रांजेक्ट करते हैं। तो राम जो है वो उनकी ट्रेडिंग अकाउंट से बाय करने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं कि बायोकॉन की शेयर 615 में बाय करना चाहूंगा। तो यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस मैच करते हैं। ये जो राम ऑर्डर लगाया, कोई मार्केट में ऐसा कोई है क्या जो सेल करना चाहते हैं बायोकॉन की शेयर 615 में? ठीक है, देखिए यहाँ पे सैम भी सेल करना चाहते हैं और सेल के लिए 615 ऑर्डर लगाया।
तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम होते हैं, ये दोनों ऑर्डर को मैच करते हैं और जैसे ही मैच हो जाते हैं तो ऐसे ही ट्रांजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे ही आपका ट्रांजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो 615 डेबिटेड फ्रॉम राम ट्रेडिंग अकाउंट, राम की ट्रेडिंग अकाउंट से 615 रुपीज डेबिट हो जाएगा एंड क्रेडिट 1 शेयर टू राम डीमेट अकाउंट। एक शेयर राम की डीमेट अकाउंट में ट्रांजेक्ट हो जाते हैं। डीमेट अकाउंट मतलब डिपोजिटरी अकाउंट, जो मैंने पहले ही बताया। डिपोजिटरी कौन है? CDSL एंड NSDL। वहां पे राम की एक अकाउंट होगा और उस अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बायकॉन की एक शेयर ऐड हो जाएंगे। ये तो हो गया वन साइड बायर्स की, लेकिन सैम की क्या होगा? सैम ने उनकी डीमेट में शेयर था NSDL या CDSL में, वो सेल कर दिया अभी ऑर्डर प्लेस करके मोबाइल एप्लीकेशंस या फिर डेस्कटॉप वेब बेस्ड ट्रेडिंग टर्मिनल के जरिए। किस तरह बाइंग एंड सेलिंग होते हैं, किस तरह ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे सैम का क्या होगा? डेबिट 1 शेयर फ्रॉम सैम डीमेट अकाउंट। सैम की डीमेट अकाउंट से एक शेयर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 615 में एंड 615 मस्ट बी क्रेडिट टू सैम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, यहाँ पे 615 जो रुपीस है वो सैम की ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके, मतलब जमा हो जाएगा, क्रेडिट होगा। ओके, और जैसे सैम के अकाउंट में 615 रुपीस ऐड हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं, सैम जब चाहे उन अमाउंट को अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट रजिस्टर करते हैं अकाउंट ओपनिंग के टाइम, उस बैंक अकाउंट में विथड्रॉ कर पाएंगे एंड उनको एंजॉय कर पाएंगे। ओके, तो दैट्स इट। ये हो गया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का रोल, जो मैंने बताया, अहम रोल निभाते हैं। ओके, अभी जितने सारे मैंने ऑपरेटर के बारे में बताया उनको मैं एक ग्राफ के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले सेबी होता है बॉस ऑफ द मार्केट, जो रेगुलेट करते हैं, सेबी। उसके बाद दो चीजें हैं, डिपोजिटरी एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज के बारे में मैंने बताया था कि एक्सचेंज जो होते हैं, एक्सचेंज में स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं। ओके, दो टाइप की एक्सचेंज है, एक है NSE और एक BSE। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 3000 से भी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है एंड यहाँ पे BSE में भी 5000 से भी ज्यादा कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है। तो किस तरह लिस्टेड होते हैं? IPO के माध्यम से। IPO क्या प्रोसेस होते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, तो अभी डिपोजिटरी जो मैंने बताया, NSDL एंड CDSL 2 टाइप्स की डिपोजिटरी होते हैं जहां पे हमारे शेयर रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। उसके बाद गाइज, तो यहाँ पे डिपोजिटरी क्लाइंट फेसिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उनके लिए आते हैं DP यानी स्टॉक ब्रोकर। गाइज, स्टॉक ब्रोकर भी 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स, दूसरा है फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर एंड तीसरा है डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर। गाइज, ये जो 2 टाइप्स के ब्रोकर होते हैं, बैंक बेस्ड एंड फुल सर्विस, इनकी चार्जेस जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, मिनिमम 3 टाइम्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर। इसलिए सभी इन्वेस्टर यानी ट्रेडर जो हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो ज्यादातर डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर में ही ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। ओके, सबसे ज्यादा एक्टिव क्लाइंट मौजूद है जीरोधा। जीरोधा एक डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है एंड 1.5 मिलियन से भी ज्यादा क्लाइंट यहाँ पे मौजूद है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, शेयर की खरीदारी करने के लिए आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है एंड डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे कहाँ पे? स्टॉक ब्रोकर में। स्टॉक ब्रोकर जैसे कि डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर मान लीजिए जीरोधा। ओके, जीरोधा में आपको अकाउंट ओपन करना है, तो देखिए उनकी अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनके माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे 10 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। गाइस, अभी ओनली 200 रुपीज में अकाउंट ओपन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गाइस, जाइए और वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपनिंग वीडियोस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे डीमेट क्या होते हैं एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं? देखिए, डीमेट अकाउंट जो होते हैं जहां पे आपका शेयर रहते हैं, डिपोजिटरी अकाउंट होल्ड, जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर को होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट जो होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आप शेयर की खरीदारी करते हैं, जो ऑर्डर प्लेस करते हैं। कौन से अकाउंट के माध्यम से? ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से शेयर की सेल ऑर्डर लगाते हैं, बाय ऑर्डर लगाते हैं, किसके माध्यम से? ट्रेडिंग अकाउंट। वो हम देखेंगे, लाइव देखेंगे किस तरह किसी भी शेयर को आप खरीद सकते हो एंड अपने डीमेट में होल्ड कर रख सकते हो। लेकिन शेयर की खरीदारी तो ऐसे नहीं हो जाएगा, उनके लिए बैंक की जरूरत है, मतलब पैसे की। तो पैसे को ऐड एंड विथड्रॉ करने के लिए एक बैंक अकाउंट भी ट्रेडिंग अकाउंट के साथ ऐड करना पड़ेगा, एक बैंक अकाउंट, जो मैंने पहले ही बताया। तो इनके जो सर्कल है किस तरह होगा, देखिए, पहले आप बैंक से मनी ऐड करेंगे। ओके, कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट से आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस बाय या सेल करना है, ठीक है, बाय करेंगे
डीमेट, और जो शेयर आप लेंगे, शेयर कहाँ पे जाएगा? डीमेट में। जैसे कि बायोकॉन की एक शेयर आपने खरीद लिया, वो शेयर 2 दिन के अंदर ही आपकी डीमेट में डिपोजिटरी अकाउंट में डिपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। तो ये हो गया बाइंग करने का सर्किल। आपके डीमेट में है एक शेयर, आप उनको सेल करना चाहते हैं, तो देखिए सेल किस तरह करेंगे? सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए ऑर्डर प्लेस करेंगे एक्सचेंज में। एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंज होता है एनएसई बीएसई, इनके माध्यम से सारे ट्रांजेक्ट होते हैं। हम जो ऑर्डर प्लेस करते हैं वो एक्सचेंज को ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से हम एक्सचेंज पर ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया कि मेरे डीमेट अकाउंट में एक शेयर है और मैं इनको सेल करना चाहूंगा, तो जैसे मैंने एक सेल करने की ऑर्डर प्लेस किया, तो जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, जो मैंने बताया था एनएससीसीएल एंड आईसीसीएल, वो मैच करेगा कि कौन बायर है, ठीक है, तो उनको बेच देगा। और जो अमाउंट है 615, जो अमाउंट है वो अमाउंट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड हो जाएगा। और उस अमाउंट को मैं जब मन चाहे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से विथड्रॉ कर सकता हूं मेरे बैंक अकाउंट में, रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में। तो यही हो गया टोटल ट्रांजेक्शन सिस्टम, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, बैंक अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ट्रांजेक्ट करते हैं, डीमेट में हमारा शेयर्स ऐड होते हैं, एंड बैंक अकाउंट फंड्स को ऐड एंड विथड्रॉ करने के लिए ऐड करना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये सारे अकाउंट ओपन करने के लिए क्या प्रोसीड्यूर है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। पैन कार्ड के बिना आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो ये हो गया पहली बात। दूसरा है, आप अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन का भी प्रोसेस आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन हो जाते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपकी जो आधार कार्ड है, आधार नंबर होना मस्ट है, एंड आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना मस्ट है। मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गया, पैन कार्ड, दूसरा है आधार कार्ड, एंड आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है बैंक प्रूफ। जो बैंक अकाउंट, आपके पास तो बैंक अकाउंट है ही, एक करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट आपको ऐड करना होता है। तो एक बैंक अकाउंट की प्रूफ आपको अपलोड करने होंगे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के टाइम, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट हो गया, कैंसिल चेक, या फिर पासबुक की फ्रंट पेज। इनमें से कोई एक प्रूफ आपको अपलोड करने होंगे जो बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं। तो 3 प्रूफ हो गया, एंड एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर, और साथ ही साथ आपका एक सिग्नेचर, एक व्हाइट पेपर में साइन करके उनकी फोटोकॉपी ले लीजिए। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको सारे कुछ यहाँ पे, ओके, स्क्रीन के ऊपर। एंड साथ ही साथ आपकी एक पासपोर्ट साइज की जो फोटो है उनको भी एक मोबाइल से फोटो ले लीजिए। बस इतनी सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, और 200 रुपीज लगेगा, जिनके माध्यम से आप एक डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार इकट्ठा हो जाए, एक बार कलेक्ट हो जाए, एक फोल्डर में रख लीजिए। एंड आप बताते हैं कि अकाउंट ओपन कैसे करें। ये जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप अपना मोबाइल फोन से भी या फिर लैपटॉप से भी ओपन कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये देखिए जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग लिंक। एज यूजुअल और भी बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है, इनमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर जीरोधा की जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है, ये देखिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जीरोधा की अकाउंट ओपनिंग होम पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर पुट करना है। याद रखें, जो मोबाइल नंबर पहले जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग के लिए इस्तेमाल ना किए गए हो, आप अगर एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो बोलेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे नया मोबाइल नंबर दीजिए जो आप पहले कभी जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग के लिए रजिस्टर ना किए गए हो। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया एंड देन जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए ओटीपी जाएगा, और ओटीपी को आप यहाँ पे पुट करेंगे। एज यूजुअल अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी में ओटीपी जाएगा एंड वेरीफाई होंगे। देन आपको पैन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करेंगे। मैक्स 10 मिनट आपको लगेगा। ये जो स्टेप बाय स्टेप फुल अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस वीडियो यहाँ पे मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये देखिए जो वीडियो है, इस वीडियो को देख लीजिए, जीरोधा अकाउंट ओपनिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि किस तरह आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो देखिए, टोटल प्रोसेस एक बार आपका फिलअप हो जाए तो आपको लास्ट पेज इस तरह दिखेगा, ठीक है। ऑलरेडी साइन अप कंप्लीट, प्लीज वेट 48 वर्किंग आवर्स फॉर लॉग इन क्रेडेंशियल्स।
ठीक है। तो आपको लॉगिन डिटेल्स जैसे कि जीरोधा की ट्रेडिंग टर्मिनल पे जो मैंने बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन होने के लिए, ट्रेडिंग टर्मिनल में लॉगिन होने के लिए आपका अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए। उनके लिए 48 आवर्स लगते हैं, स्टॉक ब्रोकर आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। एंड देन आप लॉगिन कर पाएंगे एंड शेयर की ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। तो उनके लिए आपको 40 to 78 आवर्स इंतजार करना है। एंड देन आपकी रजिस्टर हुआ ईमेल एड्रेस में जो ईमेल आईडी आप इस्तेमाल करेंगे अकाउंट ओपनिंग के टाइम, उस ईमेल एड्रेस में आपका भेजा जाएगा। ओके, जैसे कि देखिए इस बंदा अकाउंट ओपन किया था और जीरोधा इनको लॉगिन क्रेडेंशियल भेज दिए गए हैं। ये देखिए क्लाइंट आईडी एंड पासवर्ड। जैसे आपको क्लाइंट आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा तो आपको लॉगिन करना है। गाइस देखिए यहाँ पे मैं जीरोधा की जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से दिखा रहा हूँ। सिंपल काइट बाय जीरोधा करके सर्च कीजिए, काइट जीरोधा, तो सिंपल यहाँ पे प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। इनको इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करेंगे, ओपन करेंगे एंड लॉगिन। जैसे लॉगिन करेंगे आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेट करके, पहली बार जब आप लॉगिन कर रहे हो सेट करके, आप जैसे ही लॉगिन होंगे तो उसके बाद आप शेयर की खरीदारी कर पाएंगे। अभी हम शेयर की खरीदारी रहने देते हैं, वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा शेयर की खरीदारी किस तरह आप कर सकते हो फंड्स को ऐड करके बैंक से। ओके, एज यूजुअल आप अगर उनकी वेब बेस्ड ट्रेडिंग टर्मिनल में लॉगिन होना चाहते हैं अपना लैपटॉप या पीसी से, तो सिंपल देखिए kite.zerodha.com, ये देखिए गूगल कीजिए एंड आपको मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पे भी यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आसानी से आप लॉगिन हो सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डिमैटेड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करें। फिर भी देखिए अकाउंट ओपनिंग रिगार्डिंग कुछ भी सवाल है, आप बात करना चाहते हैं या फिर कुछ भी क्वेरीज है आपका, तो सिंपल मुझे व्हाट्सएप कीजिए। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। कोई भी इशू आ रहा है अकाउंट ओपनिंग के लिए मैं आपको गाइड करूंगा, और अकाउंट ओपनिंग जो वीडियो है, डेमो वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ तक मैंने बता दिया कि डिमैटेड ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह ओपन करें एंड लॉगिन क्रेडेंशियल किस तरह प्राप्त कर सकते हैं डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर जीरोधा में। ओके, तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात किया था कि जो कंपनी एक्सचेंज यानी एनएसई एंड बीएसई में जो कंपनी लिस्टेड होते हैं वही कंपनी का हम शेयर खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं, ट्रांजैक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो कौन सी कंपनी? जो कंपनी एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। तो एक्सचेंज में तो सारे कंपनी लिस्टेड नहीं होते हैं, एक्सचेंज में एक प्रोसेस के माध्यम से लिस्टेड होते हैं। वो प्रोसेस का नाम क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि आईपीओ। तो कंपनी थ्रू आईपीओ एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। आईपीओ में वो लिस्टेड क्यों होते हैं? व्हाई कंपनी गो टू पब्लिक, व्हाई इशू शेयर फॉर पब्लिक, पब्लिक के लिए शेयर इशू क्यों करते हैं कंपनी, उनके लिए जो रीजन है, कई सारे रीजन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ दे रहा हूं कि टू रेज फंड्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और न्यू प्रोजेक्ट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिक्स। अगर कंपनी को कुछ फंड इकट्ठा करना है, फंड जुटाना है न्यू प्रोजेक्ट के लिए या फिर कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उनके लिए कुछ पैसा जुटाना है, तब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। और एक्सचेंज में लिस्टेड होने का जो प्रोसेस है उनको आईपीओ कहते हैं। तो एक रीजन मैंने बता दिया कंपनी क्यों लिस्टेड होते हैं, क्यों शेयर इशू करते हैं। सेकेंड जो रीजन है ये भी हो सकता है कि रीपे डेब्ट, कंपनी डेब्ट है कंपनी की, रेज मनी एंड रीपे एग्जिस्टिंग डेब्ट, ठीक है, ये मैंने सेकेंड रीजन बताया। और एक रीजन हो सकते हैं कि फॉर पॉजिटिव इंपैक्ट। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, व्हेन कंपनी शेयर्स आर पब्लिकली हेल्ड एंड ट्रेडेड, दिस आल्सो पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन इट्स ग्रोथ, तब कंपनी की ग्रोथ में भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो मेनली ये 3 रीजंस के जरिए कंपनी क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेन जो मोटो है, मेन जो एजेंडा है कंपनी का, फंड रेज करने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट या फिर रिपे डेब्ट करने के लिए। तो वो स्टॉक मार्केट में क्यों जाना चाहते हैं? देखिए कंपनी यहाँ पे डिफरेंट तरीका से, देयर आर डिफरेंट वेज ये कंपनी कैन रेज फंड्स। जैसे कि बोरो फ्रॉम बैंक से बोरो कर सकते हैं, बोरो फ्रॉम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि LIC ऑफ इंडिया, ये सारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से भी बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। बोरो फ्रॉम ए ओवरसीज से भी बोरो कर सकते हैं कंपनी लोन के जरिए। ओके, लिस्ट शेयर्स बाय फिलिंग एन आईपीओ के माध्यम से स्टॉक मार्केट में, एक्सचेंज में लिस्टेड होके भी कंपनी पैसा जुटा सकते हैं। तो एक्चुअली जो यहाँ पे मोटो है कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने की, वो
पैसा रेज करने के लिए। ओके, तो गाइस चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर कुछ कंफ्यूजन आते हैं तो दोबारा देखिए, मैं डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूं। और अभी हम बात करें आईपीओ टॉपिक के बारे में। आईपीओ क्या होते हैं? आईपीओ एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिनके माध्यम से कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, वही हम बात कर रहे हैं अभी। तो कंपनी एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए जैसे डिसाइड किया, उसके बाद उनको एक मर्चेंट बैंकर हायर करना पड़ेगा। तो इस मर्चेंट बैंकर को BRLM यानी बुक रनिंग लीड मैनेजर्स भी कहते हैं, या फिर लीड मैनेजर भी कहते हैं। इनका एक्चुअली जॉब क्या है? ये हेल्प करते हैं, टोटल प्रिपरेशंस करते हैं कंपनी को एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए। कई सारे इनकी काम हो सकते हैं, जैसे कॉन्डक्ट ड्यू डिलिजेंस ऑन द कंपनी फिलिंग फॉर एन IPO, प्रिपेयर लिस्टिंग डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, DRHP। ये एक इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्टस है, एक क्रूशियल प्रोस्पेक्टस है जिनको तैयार करते हैं मर्चेंट बैंकर कंपनी को लिस्टेड होने के लिए एक्सचेंज में। एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल प्रोस्पेक्टस है जहां पे कंपनी की सारे चिट्ठा यहाँ पे होते हैं, जैसे कि डेब्ट है क्या, या फिर इनकम कितनी है, कहां से आय करती है, कंपनी की सारी चीजें, सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। DRHP, जिनको ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। किसी भी कंपनी को एक्सचेंज में लिस्टेड होने से पहले इस प्रोस्पेक्टस को फिल करना होता है। कंपनी की DRHP सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट sebi.gov.in में आपको मिल जाते हैं। और भी काम होती है मर्चेंट बैंकर की, जैसे कि हेल्प्स अराइव एट प्राइस बैंड्स फॉर द IPO। जब IPO के माध्यम से कंपनी लिस्टेड होते हैं तो एक प्राइस बैंड होते हैं, जिस प्राइस के अंदर एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहते हैं कंपनी। तो वो जो प्राइस बैंड्स है, लोअर बैंड्स एंड अपर बैंड्स, तो इस प्राइस बैंड्स को भी डिसाइड करने के लिए मदद करते हैं। देखिए ये जो सारे प्रोसेस है, कंपनी IPO के माध्यम से एक्सचेंज में लिस्टेड हो रहे हैं, सारे सेबी जो रेगुलेटर है, जो बॉस है, उनकी प्रेस्क्राइब नॉर्म्स के माध्यम से ही होगा। उनकी जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए सेबी क्या करेगा, यहाँ पे सेबी का जॉब क्या है? चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट कंटेन्स कंपनी की बैकग्राउंड एंड रीजंस टू गो पब्लिक। सेबी चेक करेगा कंपनी की रजिस्ट्रेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड रीजंस टू गो पब्लिक। पब्लिक में जाने का रीजंस क्या है। कंपनी मर्चेंट बैंकर को हायर करते हैं एंड मर्चेंट बैंकर DRHP जो प्रोस्पेक्टस है वो फील्ड करते हैं। सेबी उस प्रोस्पेक्टस को चेक करते हैं। तो सेबी का सेकंड जो काम है कि चेक DHRP। अगर कंपनी कुछ डिटेल्स को छुपाया है तो थर्ड स्टेप होगा सेबी का कि सेबी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल डिटेल्स इफ रिक्वायर्ड। अगर कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड है तो उनको ऐड करने के लिए भी उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बार बार एक टर्म्स की इस्तेमाल कर रहा हूँ कि DRHP। गाइस DRHP क्रूशियल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनको फिल करना जरूरी होता है। DRHP फिल्ड बाय द मर्चेंट बैंकर। ओके, वहां पे क्या क्या चीजें होना चाहिए, क्या क्या डिटेल्स होना चाहिए मेनली, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देखिए DRHP में द साइज ऑफ द IPO का साइज मेंटेन होना चाहिए, डिटेल्स। ओके, सेकेंड द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक। कंपनी कितना शेयर, कितना परसेंटेज शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो रहा है। एंड रीजंस फॉर द IPO अलोंग विथ फंड यूटिलाइजेशन प्लान। IPO में लिस्टेड होने का रीजंस क्या है एंड जो फंड इकट्ठा कर रहे हैं उनको यूटिलाइजेशन किस तरह करेगा। बिजनेस डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द रेवेन्यू मॉडल, एक्सपेंडिचर डिटेल्स। ठीक है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन सारे कुछ रहेगा। ओके, इंक्लूडिंग रेवेन्यू मॉडल क्या है, एक्सपेंडिचर डिटेल्स, सारी चीजें आपको DRHP में मिल जाएगा। कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट्स व्यू ऑन देयर बिजनेस प्रोस्पेक्टस, रिस्क इन्वॉल्व्ड इन रनिंग द बिजनेस। ओके, इस कंपनी की जो बिजनेस है वहां पे कितना रिस्क है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन होती है DRHP में। तो जब कंपनी IPO जारी करते हैं तो DRHP कंपनियों की वेबसाइट में आपको मिल जाते हैं। वहां पे जाके sebi.gov.in, ऑलरेडी मैंने बताया, वहां पे जाके आप उनकी प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़िए, उसके बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सारे प्रोसेस बता रहा हूँ, एक कंपनी किस तरह स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो रहा है। ठीक है, DRHP लिस्टेड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ रहा है कि IPO प्रमोशंस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्राइस बैंड। प्राइस बैंड सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी XYZ कंपनी प्राइस बैंड बना दिया कि 100 लोअर बाउंड्री एंड 120 हायर बाउंड्री। मतलब यहाँ पे लोअर प्राइस बैंड कितना है 100 एंड अपर प्राइस बैंड है 120। ये सारे काम आपका मर्चेंट बैंकर करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप्स होता है बुक बिल्डिंग। तो यहाँ पे मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। देखिए, बुक बिल्डिंग प्रोसेस को मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड कर रहा हूँ
ये जो शेयर की खरीदारी हो रहा है ना, यहाँ पे मार्केट जो है स्टॉक मार्केट में दो तरह की मार्केट, एक है प्राइमरी मार्केट और दो है सेकेंडरी मार्केट। जब कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, बिफोर स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने से पहले वो होता है प्राइमरी मार्केट, और आफ्टर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज दैट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदने के लिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप शेयर की खरीदारी करते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल प्रोसेस है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, डीमैट एंड ट्रेडिंग के जरिए किस तरह आप शेयर की खरीदारी करते हैं। ओके, सेकेंडरी मार्केट में मैंने और भी लाइव दिखाऊंगा। उससे पहले ये जो प्रोसेस है ना, प्राइमरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने से पहले, ये जो आईपीओ प्रोसेस के माध्यम से कंपनी जब लिस्टेड हो रहा है एक्सचेंज में, तो इस मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट, इस प्राइमरी मार्केट में भी आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। इनके लिए आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, ये जो प्राइस बैंड मैंने अभी अभी बताया, इस प्राइस बैंड के अंदर किसी भी प्राइस में आप बिट लगा सकते हैं। ठीक है, 100 to 120 यहाँ पे आप लगा सकते हैं। किस तरह लगा सकते हैं, ये बुक बिल्डिंग, ये सारे थोड़ा प्रोसेस बताने के बाद मैं अपने प्रोसेस बताऊंगा जीरोधा डीमैट अकाउंट के जरिए किस तरह आप आईपीओ ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने छोटा सा बताया कि प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये डिफरेंस समझ में आ गया होंगे। आफ्टर कंपनी गॉट लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, जो मार्केट होते हैं वो होता है सेकेंडरी, एंड लिस्टेड से पहले, लिस्टेड होने के टाइम जब शेयर की खरीदारी करते हैं उनको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। तो बुक बिल्डिंग क्या होते हैं, जब हम प्राइमरी मार्केट में शेयर की खरीदारी करते हैं उन प्रोसेस को बुक बिल्डिंग कहते हैं। मतलब द कंपनी हैज टू ऑफिशियली ओपन द विंडो ड्यूरिंग व्हिच द पब्लिक कैन सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। ओके, मतलब एक विंडो के जरिए आप आसानी से उस कंपनी की शेयर्स को खरीद सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ओके, इस प्रोसेस एक टाइम पीरियड में होता है। मतलब देखिए, अभी 4 अप्रैल टू 8 अप्रैल, 4 डे आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो, खरीदारी कर सकते हो। ओके, एक टाइम होता है एंड डेट होता है, जिस टाइम पीरियड के अंदर ही आप शेयर को खरीद सकते हो। तो यहाँ पे कितना खरीदते हैं, जैसे देखिए कितना खरीदना है आपको, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, इस तरह नहीं होते, एक लॉट होते हैं। मतलब इतना क्वांटिटी लेना ही होगा, अगर आप लेना चाहते हैं उतना क्वांटिटी लेना ही होगा। जैसे देखिए कि XYZ कंपनी लिस्टेड हो रहा है और उनकी है 1200 एक लॉट, और प्राइस तो मैंने बता दिया 100 to 120। तो अगर आपको लेना है तो 1200 क्वांटिटी लेना ही होगा, 1200 में 1 लॉट। अगर आपको ज्यादा लेना है तो इनकी मल्टीप्लाई में 1200 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2400 क्वांटिटी लेना है। उनके 3 तो 3600 आपको लेना पड़ेगा। इनकी मल्टीप्लाई में जो लॉट होते हैं उनकी मल्टीप्लाई में आपको सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है 4 अप्रैल टू 8 अप्रैल, इनको कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जिनके माध्यम से इन्वेस्टर उनकी डीमैट अकाउंट के जरिए यहाँ पे शेयर खरीदते हैं प्राइमरी मार्केट में। ये जो प्रोसेस हो रहा है प्राइमरी मार्केट, अभी तो एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हुआ है, लिस्टेड हो रहा है। ओके, थ्रू प्राइमरी मार्केट, जिनको आईपीओ कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्लोज हो गया 8 अप्रैल को। अब आते हैं क्लोजर। क्लोजर मतलब आफ्टर द बुक बिल्डिंग विंडो इज क्लोज्ड, द प्राइस पॉइंट एट व्हिच द इशू गेट्स लिस्टेड इज डिसाइडेड। क्लोजर में क्या होते हैं, जो लिस्टिंग प्राइस है वो डिसाइड होती है। लिस्टिंग प्राइस, जैसे कि मैंने XYZ बताया था कि वो लिस्टेड हो रहा है 116 में, उनकी प्राइस बैंड क्या था 100 एंड 120, 116 में लिस्टेड हो रहा है। इसका मतलब प्राइस पॉइंट डिसाइडेड हो गया 116। तो यहाँ पे बुक बिल्डिंग प्राइस 116 क्यों हो रहा है, एट व्हिच प्राइस पॉइंट मैक्सिमम बिट्स हैव बीन प्लेस्ड, जिन प्राइस में सबसे ज्यादा बिट्स प्लेस्ड हुए हैं, ऑर्डर प्लेस्ड हुआ है, वही प्राइस में स्टॉक्स लिस्टेड होगा स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक की लिस्टिंग जो प्राइस है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ऑलरेडी यहाँ पे सारे प्रोसेस हो गया है, बुक बिल्डिंग, प्राइस बैंड, क्लोजर, सारे कुछ हो गया है। अब आते हैं लिस्टिंग डे, जिस दिन वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाते हैं, पब्लिकली उस कंपनी की शेयर अवेलेबल हो जाते हैं, एंड हम सेकेंडरी मार्केट में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए स्टॉक्स की खरीदारी करते हैं। सेकेंडरी मार्केट मतलब आफ्टर लिस्टेड। ओके, तो लिस्टिंग डे में क्या होते हैं, दिस इज द डे व्हेन द कंपनी गेट्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो लिस्टिंग प्राइस इज द प्राइस डिस्कवर्ड थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे जो लिस्टिंग प्राइस है वो डिस्कवर्ड हो रहे हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस के जरिए, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो एक बार लिस्टेड हो जाए उसके बाद आप शेयर की खरीदारी कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारे ट्रेडिंग के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं,
डेली वाली ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, जाके देखिए। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो कंपनी क्यों स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहते हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए, बड़ा कैपिटल रेज करने के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। रीजंस मैंने बताया, देन प्रोसेस भी मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियोस को दोबारा देखिए। डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट टोटल प्रोसेस को समझने में। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि ये जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, जो प्राइमरी मार्केट है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी शेयर लिस्टेड करने के वक्त जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, उस टाइम प्राइमरी मार्केट में किस तरह शेयर की खरीदारी कर सकते हैं, जिनको आईपीओ खरीदना कहते हैं। जब कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, उस टाइम भी आप उन कंपनी की शेयर खरीद सकते हैं। इस प्रोसेस को आईपीओ इन्वेस्टमेंट, आईपीओ खरीदना कहते हैं। तो किस तरह आप खरीद सकते हैं वो भी मैं अभी लाइव दिखाऊंगा। तो आप किस तरह खरीद सकते हैं, ऑलरेडी लाइव वीडियोस है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह आप अपना ट्रेडिंग यानी डीमेट अकाउंट में लॉगिन होकर किसी भी आईपीओ को किस तरह खरीद सकते हैं। ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है, ये देखिए इस तरह की वीडियो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हाउ टू बाई आईपीओ फर्स्ट टाइम, तो वीडियो देख लीजिए, आपको मदद करेगा आईपीओ खरीदने में। एक बार स्टॉक्स आईपीओ के माध्यम से एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाते हैं, तब उनको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाने के बाद उनको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। एंड आईपीओ के माध्यम से जब एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं तब उनको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। तो जैसे ही एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाते हैं, उसके बाद हम स्टॉक मार्केट में यानी सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्ट करेंगे, उन स्टॉक्स की खरीदारी करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सेकेंडरी मार्केट में शेयर की खरीदारी किस तरह किए जाते हैं, यानी लास्ट ट्रेडेड जो प्राइस होते हैं वो प्राइस चेंज कैसे होती है, मूवमेंट्स कैसे होती है स्टॉक्स की, हाउ टू परचेस एंड सेल द शेयर, सेल किस तरह करेंगे एंड बाय किस तरह करेंगे सेकेंडरी मार्केट की जो शेयर होते हैं, मतलब आफ्टर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइज दैट्स इट, ये था एक बिगिनर्स किस तरह स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं, स्टॉक्स की लिस्टिंग किस तरह होती है, एंड इंपॉर्टेंट जो टर्म्स था स्टॉक मार्केट रिलेटेड वो मैंने बताने की कोशिश की। वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, एक नया सब्जेक्ट है, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात करेंगे, हाउ स्टॉक मूव, हाउ टू परचेस एंड सेल शेयर, सारी जो चीज़ें हैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो गाइज थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो इसको लगा तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए, वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।